नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नकमा और आज एनडीटीवी दुनिया में हमारी लीड स्टोरी है, चीन पहुंचे हैं अजीत डोभाल और देखेंगे कि बातचीत किस मोड़ पर पहुंची है। भारत और चीन के बीच अब दोस्ती की राह आगे कहां बढ़ रही है, कितनी उम्मीदें हैं और कितनी हैं आशंकाएं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी खबरें। तो आपको बता दें कि अब भारत और ब्राजील को किस बात पर धमकी दे रहे हैं अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इसके साथ ही सीरिया किस तरह से लौट रहा है पटरी पर, दमिश्क से उड़ा जहाज अलेप्पो के लिए। साथ ही दिखाएंगे आपको कि सीज फायर की वजह से लड़ाई थमी है, लेबनान के बेरूत में दिखने लगी है क्रिसमस की रंगीनियां और क्रिसमस का रंग एक और जगह एम्स्टरडैम में भी क्रिसमस से पहले हर तरफ दिख रही है चमक दमक। तो ये सब आगे, लेकिन सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी। तो सीरिया जो है वो पटरी पे लौट रहा है, ये सब हम आपको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले बात भारत चीन के रिश्ते की। भारत चीन के रिश्ते लगातार सुधार की राह पर है तब से जब से प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई अपने, और अब जो है अजीत डोभाल जो है वो बीजिंग गए हुए हैं। तो अब तनाव कुछ कम हुआ है और एक एक कदम भारत और चीन आगे बढ़ा रहे हैं। बीजिंग में बुधवार को एक लंबे अंतराल के बाद भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री ने जल्द से जल्द दोनों देशों को जो मंजूर हो ऐसा समाधान निकालने की बात की है। लेकिन अभी भी ये इंतजार है कि इस बैठक का नतीजा क्या है, इस बैठक के बाद किस तरह की राह आगे निकलती है, क्या कुछ बेहतर होगा, रोड मैप आगे का क्या होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए आगे क्या कदम लिए जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस वक्त मकाओ में लोगों से मिलजुल रहे थे, बीजिंग में उनके मंत्री भारत के साथ रिश्तों की नई कहानी लिख रहे थे। 4 साल से ज्यादा के इंतजार के बाद भारत के विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा विवाद के समाधान के लिए आमने सामने बैठे। इस बैठक से ठीक पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन भारत के हितों और चिंताओं पर गौर करेगा ताकि आपसी विश्वास मजबूत हो। उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के मुताबिक काम करने को तैयार हैं। 5 साल में ये पहली आधिकारिक बैठक है। रूस के कजान में ब्रिक्स के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच सीमा पर तनाव घटाने और रिश्ते सामान्य करने पर सहमति बनी। इसके बाद दोनों देशों के सैनिक डेमचोक और डिप्सांग से पीछे हटे और फिर 2003 में शुरू की गई विशेष प्रतिनिधियों की 23वें दौर की बैठक बीजिंग में हुई। इस बातचीत को हर तरह के दो तरफा रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में ही एक कदम नहीं, बल्कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व राजनयिक अशोक सजनहार। इस वक्त अशोक सजनहार साहब, बहुत उम्मीदें लगी हैं भारत चीन के रिश्ते को लेकर। अजीत डोभाल हमारे एनएसए एक बार फिर चीन में हैं और पिछले दिनों प्रधानमंत्री फिर विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अब आगे के लिए तय हो रहे हैं। अभी इंतजार है कि क्या होगा, लेकिन इस वक्त कितनी उम्मीदें हैं, किस तरह की आशंकाएं हैं, क्योंकि बात चीन की है। जी, बहुत धन्यवाद नगमा, मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा शुरुआत में ही, मेरे विचार से कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि जो बेसिक कारण है दोनों देशों के बीच में मनमुटाव का है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट। और वो भारत में चीन ने, देखिए 2020 में जब वो सीमा पर आए, 50-60 हजार अपने सैनिक वहां पर लेकर आए, अपना बहुत सारा असला, हवाई जहाज, टैंक वगैरह लेकर आए। वो क्यों लेकर आए, अभी तक उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। हम कुछ भी स्पेक्युलेट करते रहे, जो इस वजह से हुआ होगा, उस वजह से हुआ होगा, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो मैं समझता हूं जो दोनों देशों के बीच में अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट का जो गैप है, विश्वसनीयता, वो बहुत ज्यादा है। तो उसको पहले पाटना पड़ेगा, तभी हम कुछ सब्सटैंटिव रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। ये कहते हुए
मैं ये भी कहना चाहूंगा जो दोनों देश, दोनों साइड यही प्रयास करेंगे, जो कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आने चाहिए। आपने जैसे नगमा बिल्कुल ठीक कहा, जो रियो डी जेनेरो में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, उनके अपने काउंटर पार्ट से वहां पर मुलाकात हुई थी। कुछ पीपल टू पीपल जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे एक मीडिया एक्सचेंजेस बंद हो गए थे, उसको लाया जाए। कैलाश मानसरोवर का यात्रा बंद हो गई थी, उसको लाया जाए। डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो गई थी, उनको लाया जाए। वीजा देना बंद हो गया था, उसको लाया जाए। और ये फिर जो हमारी वहां से जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स आती हैं, उसका इंफॉर्मेशन पहले शेयर किया जाता था 2019 से पहले, उसको अभी फिर से बरकरार किया जाए, बहाल किया जाए। तो मैं समझता हूं ये जो पीपल टू पीपल, जिसे मैं कहूंगा बेबी स्टेप्स हैं, ये जी। बेबी स्टेप्स हम समझ सकते हैं, जो जब अब नतीजे सामने निकल कर आएंगे इस मुलाकात के बाद, तो वो हो सकता है। परंतु देखिए, आपने भी कहा 23वीं मुलाकात है ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की, और जो भी है पिछले 2003 में शुरुआत हुई थी, 21 साल हो गए हैं, पर बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगर देखा जाए तो इसका नतीजा ना के बराबर ही पर है। आपको ये लगता है कि इन सब के बावजूद, क्योंकि बहुत सारे सीमा पर बहुत सारे मसले अनसुलझे हैं, वो सब अपनी जगह है, पर गलवान के बाद भी ट्रेड जो है काफ़ी हद तक जारी रहा था, तो अभी भी ट्रेड को बढ़ावा देना, फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट करना, जैसा कि चीन चाह भी रहा था, ये सब चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं, और जो अनसुलझे मसले हैं वो अपनी जगह हैं, जिन पर काम होता रहेगा। देखिए, पहले नगमा क्या होता था, जो हम इसको बॉर्डर इशू को, और यही चीन चाहता है, जो आप इसको बैक बर्नर पर डाल दीजिएगा, और जो काम है, चाहे इन्वेस्टमेंट का है, चाहे प्रोजेक्ट्स का है, वहां जी। से लोगों को आने का है, टेक्नीशियंस के आने का है, वो सब चलते रहना चाहिए। मेरे विचार से वो अभी शुरुआत नहीं होगी। जो मैंने अभी बताया है, ये छोटे छोटे कदम हैं, ये बड़े कदम नहीं हैं। बड़े कदम होंगे जब थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में विश्वास की बहाली होगी, और वो अभी भी नहीं है, क्योंकि और वो देखिए अभी भी विश्वास की बहाली के लिए किस तरह की, अब ये तीनों मुलाकातें हुई हैं प्रधानमंत्री के लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर्स, और अब एनएसए वहाँ पर गए हैं, तो एक एक करके लग रहा है कि छोटे छोटे कदम लिए जा रहे हैं ताकि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो। तो इस दौरे से क्या उम्मीद है कि आगे का कोई रोड मैप शायद निकले कि क्या किया जाना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए? देखिए, मैं समझता हूं नगमा, जो मैंने अभी 3 4 5 ही मुद्दे बताए हैं, मेरे विचार से उसके ऊपर कुछ अनाउंसमेंट होगी, जिससे कि दोनों साइड ये कह सकें, जो मुलाकात हुई जी। है इस शीर्ष स्तर पर हुई है, हमने कुछ आगे कदम उठाए हैं। परंतु इसके बाद अब एक और मुलाकात होनी है, जो फॉरेन सेक्रेटरीज की होनी है। वो मेरे ख्याल से अगले साल के शुरू में होगी, जनवरी या फरवरी में जी, होगी। जी। और उसके बाद विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात होगी। तो मैं समझता हूं ये स्टेप बाय स्टेप बड़ा कैलिब्रेटेड अप्रोच होगा। ऐसा नहीं कहेंगे जो अब हम मुलाकात कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। एक आखिरी सही। चीज अगर आप मुझे इजाजत दें, वो है जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। अभी हमको डी एस्केलेशन करना है, उसके बाद ही सही कहा हम आपने। कुछ जी। ठोस कदम उठा पाएंगे। सही कहा आपने कि ये अभी बहुत काम बाकी है, अभी एक शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है और फूंक फूंक के कदम रखना है। धन्यवाद आपका अशोक सज्जनार। बहुत सारी की आशंकाएं भी हैं, पर अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव माहौल में बातचीत हो रही है। आगे बढ़ते हैं। रूस के एटमी, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों से जुड़े एक बड़े अफसर, सैनिक अफसर की हत्या बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई है। अफसर मॉस्को में थे और उनकी हत्या करवाने वाले मास्टरमाइंड यूक्रेन में। उनकी गतिविधियों को कैमरे पे देखा जा रहा था। एक शख्स को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसे $1 लाख का लालच दिया गया था इस हत्या को अंजाम देने के लिए। ये स्वेतलाना पेत्रेंको हैं, रूसी जांच कमेटी की प्रवक्ता, जो बता रही हैं कि मॉस्को में एक बहुत बड़े जनरल की हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये 29 साल का उज़्बेकी नागरिक है, जो यूक्रेन की खुफिया सेवाओं के लिए काम कर रहा था। इसे किरिलोव की हत्या के लिए $1 लाख और यूरोपीय संघ के किसी देश भेजने का लालच दिया गया था। रूस के एटमी, बायोलॉजिकल और केमिकल संरक्षण बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव इसी सोसाइटी में रहते थे। आरोपी यूक्रेन से मिले आदेशों के बाद मॉस्को आया
यहीं पर उसने एक देसी बम खरीदा। इसे उसने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में रखा और स्कूटर को किरिलोव की बिल्डिंग के गेट पर खड़ा कर दिया। मौके की निगरानी के लिए उसने एक कार किराए पर ली और एक कैमरा लगाया। कैमरे से उसके हैंडलर सब कुछ लाइव देख रहे थे। ये हैंडलर यूक्रेन के शहर डनेप्रो में बैठे थे। जैसे ही किरिलोव बिल्डिंग से बाहर निकलते दिखाई दिया, बम में विस्फोट कर दिया गया। यूक्रेन रूस युद्ध छिड़ने के बाद से रूस के अंदर मारे जाने वाले सैनिकों में किरिलोव अब तक के सबसे सीनियर सैन्य अधिकारी है। किरिलोव का मारा जाना रूस के लिए बड़ा नुकसान है। किरिलोव पर यूक्रेन ने उसकी हत्या के एक दिन पहले ही आरोप लगाए थे। केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के लिए किरिलोव पर यूके ने भी प्रतिबंध लगाए थे। वो लगातार यूक्रेन के निशाने पर थे। यूक्रेन उन पर केमिकल हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लगा रहा था। यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक किरिलोव के नेतृत्व में रूस ने 4800 बार रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। लेकिन रूस न सिर्फ इसका खंडन कर रहा है, बल्कि उसने उल्टे यूक्रेन पर आरोप लगाया है। रूस इस हत्या के बाद सख्ते में है। वो इसे आतंकी कार्रवाई बता रहा है और कह रहा है कि इसकी सजा यूक्रेन को मिलेगी। और यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध में फंसे रूस से एक अच्छी खबर आई है। रूस ने कैंसर से जंग जीतने का दावा किया है। रूस का दावा है कि इसने कैंसर को हराने के लिए एक वैक्सीन बनाई है। इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बताया था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब है और शायद ये काम अब हो गया है। जंग से जूझते रूस से एक अच्छी खबर आई है। रूस ने कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस के लोगों के लिए ये अगले साल से उपलब्ध होगी और इसके लिए किसी तरह का पैसा नहीं देना होगा। mRNA वैक्सीन को इस सदी की अब तक की सबसे बड़ी खोज बताया जा रहा है। इसके क्लिनिकल परीक्षण से पता चला है कि इससे ट्यूमर बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। दरअसल कैंसर की बीमारी दुनिया भर में बड़ी परेशानी बनी हुई है और आंकड़ों के मुताबिक कैंसर से दुनिया में हर 17 मिनट में एक मौत हो रही है। 2020 में दुनिया भर में इसके 1,93,00,000 मामले सामने आए। इन मरीजों में से लगभग 1 करोड़ की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2020 में 13,90,000 मामले आए। 2022 में 14,13,000 मामले सामने आए। इनमें से 9,16,000 की मौत हो गई। 2025 तक मरीजों की संख्या 15,70,000 पहुंचने की आशंका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का आकलन है कि आने वाले 5 साल में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे। सबसे बड़ी चुनौती कम उम्र में कैंसर होने की है और बीमारी देखते हुए भारत में इलाज की सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं। देश में हर 2000 कैंसर मरीजों पर एक डॉक्टर है, जबकि अमेरिका में हर 100 कैंसर मरीज पर एक डॉक्टर है। शायद यही वजह है कि भारत में 10 में से 7 मरीज बच नहीं पाते, जबकि विकसित देशों में 3-4 मरीजों को ही डॉक्टर नहीं बचा पाते। लेकिन रूस की वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद पैदा कर रही है। हालांकि कुछ सवाल बने हुए हैं। सवाल है कि क्या ये हर तरह के कैंसर में असरदार होगी? इससे जान बचने के कितने मौके होंगे? इनकी कीमत कितनी होगी और कितनी खुराक लेनी होगी? और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या जंग की वजह से दुनिया में अलग थलग पड़े रूस की ये वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी उपलब्ध होगी? और अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जो राष्ट्रपति पद पर बैठने के पहले ही हर रोज एक नए ऐलान की वजह से चर्चा में रहते हैं। ट्रंप ने अब टैरिफ के मुद्दे पर फिर से देशों को धमकाया है, जिसमें बात की है उन्होंने भारत और ब्राजील की और कहा है कि वो भारत और ब्राजील पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। जितना ये देश टैक्स लगा रहे हैं, अमेरिका भी उतना ही टैक्स लगाएगा। ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स देशों को भी धमकी दी थी। अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी भी मुद्रा का समर्थन करने पर उनके निर्यात पर 100% का टैक्स लगा दिया जाएगा। शायद लोगों का ये जबरदस्त समर्थन ही ट्रंप को अपनी कही सारी बातें पूरी करने का हौसला दे रहा है। इस बार निशाने पर भारत और ब्राजील है। वो भारत से आ रहे सामान पर उसी तरह के टैक्स लगाने की धमकी दे रहे हैं जैसे भारत लगाता है, यानी रेसिप्रोकल टैक्स।
2023-24 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी रहा है। इस दौरान भारत ने 77.51 अरब डॉलर का सामान अमेरिका को निर्यात किया, जबकि अमेरिका ने 42.2 अरब डॉलर का सामान आयात किया। अमेरिका को जो सामान भारत से निर्यात हुआ, उसमें से 11.46 अरब डॉलर का इंजीनियरिंग सामान, 6.96 अरब डॉलर के रत्न और गहने, 5.53 अरब डॉलर की दवाइयां और मेडिकल सामान और 4.28 अरब डॉलर के पेट्रोलियम उत्पाद थे। जबकि अमेरिका से भारत ने जो सामान आयात किया, उसमें 9.56 अरब डॉलर का खनिज तेल और तेल, 3.8 अरब डॉलर के मोती और महंगे पत्थर, 2.45 अरब डॉलर के एटमी रिएक्टर और बॉयलर्स, 1.57 अरब डॉलर की इलेक्ट्रिकल मशीनरी और कल पुर्जे थे। लेकिन ट्रंप की धमकियों के बीच ये ध्यान रखने वाली बात है कि अमेरिका एक विकसित अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा 25.43 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और उसकी जीडीपी सिर्फ 3.41 ट्रिलियन डॉलर की है। कोई भी फैसला लेने से पहले लेकिन ट्रंप को ये जरूर सोचना होगा कि भारत एक बड़ा बाजार है और कोविड और दुनिया में चल रही 2 जंगों के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ टिकी हुई है। और अब एक दिलचस्प खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के भिखारी दुनिया भर में फैल गए हैं। इनसे पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भी मिल रही है और बदनामी भी। विदेशी सरकारें पाकिस्तान से इन पर रोक लगाने की मांग करती रहती हैं, लेकिन कई बार पाकिस्तान अनसुनी कर देता है और कई बार सुन लेता है। उसका दावा है कि उसने 2.5 साल में ऐसे 44,000 लोगों को रोका है जिन पर दूसरे देशों में जाकर भीख मांगने का शक था। सऊदी अरब की सड़कों पर जहां तहां नजर आते पाकिस्तानी भिखारी। मक्का, मदीना से लेकर जद्दा तक ये फैले हुए हैं। ये लोग बाकायदा वीजा लेकर उम्रा और हज के बहाने सऊदी अरब आते हैं और भीख मांगने लग जाते हैं। हालांकि सऊदी अरब में भीख मांगना अपराध है और पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। 50,000 रियाल तक का जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन भीख से होने वाली कमाई को देखते हुए ये इतना बड़ा खतरा लेने से भी घबराते नहीं। कई बार पकड़े जाते हैं, सजा भी होती है, लेकिन फिर नया जत्था आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में कई एजेंट सिर्फ यही काम करते हैं। सऊदी अरब ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, अबू धाबी, शारजाह में भी इनकी भरमार है और अब तो ये जापान तक पहुंच गए हैं। इसलिए विदेशों में जो भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 90% तक पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान ये देश वक्त वक्त पर पाकिस्तान को चेतावनी देते रहे हैं कि वो अपने यहाँ से आने वाले भिखारियों पर लगाम लगाए, लेकिन पाकिस्तान ज्यादातर बार इस कान से सुनकर उस कान से इस बात को निकालता रहा। इस बार सख्ती हुई तो पाकिस्तान ने 4,300 ऐसे लोगों की विमान यात्रा पर रोक लगा दी जिन पर भीख मांगने के लिए बाहर जाने का शक है। दरअसल पाकिस्तान में भीख मांगना और मंगवाना एक बड़ी इंडस्ट्री है। इसी साल जुलाई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। कराची के भिखारी सबसे ज्यादा औसतन 2,000 रुपए रोज कमाते हैं। पाकिस्तान के भिखारी देश विदेश में सालाना 42 अरब डॉलर कमाते हैं। ये रकम पाकिस्तान की जीडीपी से 12% ज्यादा है। इसलिए ये कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से दुनिया भर में हो रही बेइज्जती का पाकिस्तान सरकार को भी इल्म है। पर यह माफिया इतना ताकतवर और संगठित है कि कहीं न कहीं उसे झुकना पड़ता है। एनडीटीवी दुनिया में एक छोटा सा ब्रेक, जरूर लौट कर आइएगा। दिखाएंगे आपको कुछ खबरें वॉर जोन से। बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद से पहली बार दमिश्क का एयरपोर्ट खुल गया है। यहां से पहला विमान एलेपो के लिए उड़ा। ये एयरपोर्ट फिलहाल घरेलू उड़ानों के लिए खुला है, लेकिन सीरिया के आसमान को सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। सीरिया में रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य होती नजर आ रही है। लताकिया के बंदरगाह पर भी कामकाज होता नजर आ रहा है। और मानवीय मामलों में तालमेल का काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के संगठन OCHA का कहना है कि सीरिया में हालात बिगड़ने के बाद से तकरीबन 8,80,000 लोगों को अपना घर बार
छोड़ना पड़ा है। लड़ाई की वजह से भागे लोग जब लौटना चाहें तो उनको इसकी इजाजत दी जाए। और लेबनान में बैरूत के बाजारों में क्रिसमस की रौनक है। बाजारों में क्रिसमस की परेड निकल रही है। शहर की सड़कों पर सजे धजे क्रिसमस ट्री नजर आ रहे हैं। क्रिसमस बाजार उपहारों से भरा है। माना जा रहा है कि क्रिसमस मनाने के लिए विदेशों से हजारों लोग अपने घर लेबनान आएंगे। तो जंग से जूझते लेबनान की अच्छी तस्वीर है, लेकिन अब कुछ और खबरें। क्रिसमस करीब है और यूरोप में मक्खन के दाम लगातार बढ़ने से बेकरी मालिक परेशान हैं। यूरोपियन यूनियन के देशों में अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच मक्खन के दाम औसतन 19% बढ़े हैं। सबसे ज्यादा 49% स्लोवाकिया में और 40% जर्मनी और चेक गणराज्य में। इटली यूरोप में 7वां सबसे बड़ा मक्खन उत्पादक देश है, लेकिन वहां भी एक साल में दाम 44% बढ़ गए हैं। और अब आखिर में आज की तस्वीर यानी आज का वीडियो। भीड़ भाड़ वाला एम्स्टर्डम शहर क्रिसमस की लाइट से जगमगा रहा है। सड़कें, बाजार, इमारतें रंगीन रोशनियों से सजी हैं। एक बड़ा क्रिसमस ट्री भी डैम स्क्वायर पर लगाया गया है। दुनिया जहान से आए सैलानी क्रिसमस की चहल पहल का मजा ले रहे हैं। और एक तस्वीर चीन के शंघाई से, जहां पर यू गार्डन ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि इस बार का सालाना लालटेन समारोह 1 जनवरी 2025 से 12 फरवरी तक मनाया जाएगा। 30वीं बार मनाए जा रहे इस समारोह में 42 दिनों तक चमक दमक नजर आएगी। ये सालाना समारोह होता है लैंटर्न फेस्टिवल, जो सैलानियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए खबरों की खबर।